देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंपली क्या पढ़ने को मिलेगा, सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ने को मिलने वाला है, करेक्ट। देखिए यहाँ पे हम सिंपली क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी कि हम सारे क्वेश्चन कवर करने को सोच रहे हैं। स्टार्टिंग से करते हुए चलते हैं। आई थिंक कि आपको बेसिक टर्म्स, सप्लाई, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग्स। काम करते हैं हम, पहले इलस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे मोटे एग्जांपल्स पे एम्फेसिस ना डाले तो मतलब जो प्रॉपर इलस्ट्रेशंस हो। पीछे के टीवाई क्यों कर लेते हैं हम, बिकॉज ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द टीवाई के क्वेश्चंस, देन फर्दर हम सॉल्व करेंगे। देखो अब इसमें हमें टोटल कितने टीवाई के दे रखे हैं ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। टोटल हमें दे रखे हैं 14, ठीक है। तो हमारा आइडियली हो जाएगा ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। सत्यमेव प्रिंटर इज़ अ प्रिंटिंग हाउस है जो कि रजिस्टर है अंडर जीएसटी। इट रिसीव कर रहा है एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5,000 कॉपीज़ ऑफ अ बुक ऑन अ योगा एंड मेडिटेशन ऑथर्ड बाय अ वेल नोन योगा गुरु। द कंटेंट ऑफ द बुक इज़ प्रोवाइडेड बाय द योगा गुरु टू सत्यमेव प्रिंटर। देखो यहाँ पे कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, योगा गुरु, एंड किसको, सत्यमेव प्रिंटर को। इट इज़ एग्रीड दैट इज सत्यमेव प्रिंटर विल यूज़ देयर ओन पेपर टू प्रिंट द सेट बुक्स। अब आपको पहले तो ये पता लगाना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस। तो देखो यहाँ पे आइडियली जो कंटेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। अब सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस पे 18% जो है जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 18% हो जाएगा। बट हमें देखो सारा लिखना आना चाहिए, तो हम साइड बाय साइड जो है कैसे लिखना है सारा भी कवर कर रहे हैं, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 प्रोवाइडेड कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई विच इज़ मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। देखो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, composite supply provides that a composite supply means a supply which is made by a taxable person to a recipient consisting 2 or more taxable supply of goods भी हो, composite supply यानी कि goods भी हो, service भी हो, और any combination thereof which are जो कि naturally bundle है, and supply in conjunction with each other in the ordinary course of business when it is a principal supply। ये तो हमें पता है कि सेक्शन 8 में जो composite supply है उसमें एक principal supply आता है जो कि naturally bundle होता है। इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट अ सप्लाई ऑफ बुक। अब हमें बताया गया है कि बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोकर्स, एनवेलप, एनुअल रिपोर्ट, लीफलेट्स, कार्टून बॉक्सेस एक्सेट्रा प्रिंटेड विद लोगो, डिज़ाइन, नेम, एड्रेस एंड अदर कंटेंट इज सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच अ प्रिंटेड गुड्स। वो क्या है, हमें ये बोला जाता है क्लैरिफाइड दैट इज सप्लाई ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोकर्स, एनवेलप, एनुअल रिपोर्ट, लीफलेट्स, कार्टून बॉक्सेस प्रिंटेड विद लोगो, design, name, address and other content which is supplied by the recipient of such a printed goods are composite supply. Further, section 8 stipulates that the composite supply comprising 2 or more supply, one which is a principal supply, it is treated as a supply
of such a principal supply. Hence, one need to ascertain what constitute the principal supply in this supply. As per section 290, principal supply is a supply of goods or service which constitute the predominant element of a composite supply, and to which any other supply forming part of that composite supply is an ancillary. The above circular further clarify that in the composite supply printing of books, pamphlets, brochure, annual reports, and the like, when only content is supplied by the publisher or the person who owns the user's right to use the intangible input, while physical inputs including paper used for printing belong to the printer. Supply of printing of the content supplied by the recipient of supply is the principal supply, and therefore such a supply would constitute a supply of service. According in the given case, the supply of printed books by Satyamev printer is a composite supply wherein the principal supply is supply printing service. Thus the rate applicable thereon is the rate of supply printing service applicable है. तो हमें इसको लिखना आ गया, किस तरीके से लिखना है कंपोजिट सप्लाई ये बताते हुए चलना है, एंड कैसे प्रिंसिपल सप्लाई है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है. सुदामा एसोसिएट अ रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोज करा द कंप्यूटर ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन एंड इट हैज़ नॉट क्लेम आईटीसी ऑन सच अ कंप्यूटर. सुदामा एक रजिस्टर वो डिस्पोज कर रहा है कंप्यूटर ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट, अब देखो वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है कंप्यूटर को जो कि उसमें बिजनेस में था, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, एंड इट हैज़ नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स ऑन सच कंप्यूटर. देखो हमारा जो है एक्सेप्शन में आता है कि परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन क्लेम, बिना कंसिडरेशन के, बट आईटीसी क्लेम होना चाहिए. अब आईटीसी क्लेम नहीं हो, एग्जामिन वेदर द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय क्वालिफाई एज अ डीम सप्लाई इन शेड्यूल 1. तो मेरे अकॉर्डिंग ये डीम सप्लाई नहीं, बिकॉज आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो डीम सप्लाई कैसे हो सकता है. हम नीचे फर्दर देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन 2 बोल रहा है एज पर सेक्शन 7(1) रीड विथ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो अगर अब परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल हो जाता है बिजनेस एसेट इज ट्रीटेड सप्लाई मान लिया जाएगा, इवन दो द सेम इज मेड, अगर बिना कंसिडरेशन के भी दिया जाता है तो भी. हाउएवर दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट. हाउएवर ये जो प्रोविज़न है वो तभी अप्लाई होगा इफ़ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, अगर आईटीसी जो है अवेल किया गया हो इन एसेट्स पर. देयरफॉर द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट इज़ नॉट ए सप्लाई. तो जो डिस्पोजल किया गया है ऑफ कंप्यूटर एसेट बाय सुदामा वो सप्लाई नहीं है, एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ नॉट अवेल ऑन द सेम, क्योंकि आईटीसी अवेल नहीं किया इस वजह से वो सप्लाई नहीं होगा. उसके बाद आता है हमारा देन कम्स दी नेक्स्ट. देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है. शिवजी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस. एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट, मेन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर एट अ पर आवर डे रेट, soil testing and seismic evaluation at a per sample rate. The excavator are inwardly hired out with along operators. Similarly, excavator operator are supplied only when the excavator is hired out. For a given month, the recipient exclusive of this are limited. Hire charges for excavator इतना है, service charges for supply of man power and service charges for soil testing. देखो ये जो दोनों सप्लाईज है ना हमारी, ये सिंपली ये जो दोनों सप्लाई हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर एंड सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ दी एक्सकेवेटर, ये आपस में कैसी है, एंसिलरी है. तो इन और ये क्या है, इन पे क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर 18% है, एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस एंड सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक एवेल्यूशन. और जो हमारा सप्लाई ऑफ मेन पावर एंड सॉइल टेस्टिंग इस पर कितना है, देखिए जो हमारा सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक एवेल्यूशन ऑफ 3 साइट, इस पर तो सिंपली हमें दिख रहा है कि ये जो है 18% है. ठीक है, इस पर तो 18% है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो है हमारी, हमें ये बोल रखा है कि शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लाई कर रहा था फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स. एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट कितना है, एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट, मेन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर एट अ पर आवर सॉइल टेस्टिंग. द एक्सकेवेटर, जो एक्सकेवेटर है ना, दे आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स के साथ ही इन्हें लिया जाता है.
एक्सकेवेटर को हायर्ड आउट करता है अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स के साथ। एंड सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेटर आर सप्लाई ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट। तो हमारी मेन सप्लाई क्या हो गई यहाँ पे, हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर विच इज़ व्हाट 12%। तो इन दोनों पे हमारा कितना लग जाएगा, इन दोनों पे हमारा 12% लगने वाला है। और हमारा सॉइल टेस्टिंग में 18%। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर पे कितना लगा है 12%। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर पे कितना लगा है, दोनों पे 12% लगा है जैसा हमने डिसाइड किया था ऊपर से। एंड सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक एवेल्यूशन इस पर कितना लगा है 18%। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। सिंस द एक्सकेवेटर आर इन्वेरिएबली हायर्ड आउट, क्योंकि जो एक्सकेवेटर है उसे इन्वेरिएबली हायर्ड आउट किया जा रहा है, किसके साथ हायर किया जा रहा है, ऑपरेटर्स के साथ। एंड एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स आर सप्लाई ओनली व्हेन द एक्सकेवेटर, और ये तभी सप्लाई करेंगे जब वो हायर, तो हमारा वो जो हायर है वो प्रिंसिपल बन जाता है। एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट, इट इज़ अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 230 वेर इन द प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे हमारी हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर, हायरिंग होगा तभी उसके बाद ही वो ऑपरेटर्स को वगैरह किया जाएगा। एक्सकेवेटर ऑपरेटर सप्लाई तभी किया जाएगा जब एक्सकेवेटर हायर्ड आउट किया जाए, तो ये कंपोजिट सप्लाई बन जाता है प्रिंसिपल सप्लाई के हायरिंग आउट ऑफ द एक्सकेवेटर। एज पर सेक्शन 8A कंपोजिट सप्लाई को ट्रीट किया जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। देयरफॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर विल बी टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल फॉर हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर प्रिंसिपल सप्लाई विच इज 12%। सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक एवेल्यूशन सर्विस बिंग इंडिपेंडेंट ऑफ हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर, वो उससे टैक्स किया जाएगा एट द रेट एप्लीकेबल विच इज़ 18%। अब फिर से हम ऊपर चलते हैं एंड हमारा आ जाएगा नेक्स्ट वन इज, देखिए अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि कांजीलाल अडानी एक ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्टर है एंड इज रजिस्टर्ड है अंडर GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ही एंटर करे इनटू प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेर ही गेट्स अ, जहाँ पे उन्हें लाइसेंस मिलेगा टू एक्सप्लोर एक्सप्लोइट एंड सेल द पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एलिबाट ऑयल फील्ड इन लिeu of royalty and a share in profit petroleum. In the month of June, Mr. Kanjilal Adani explored the petroleum reserve at Alibaud oil field. He got a portion of the petroleum silt known taxable under GST worth rupees 3 lakh as a part of compensation. This petroleum silt is a part of cost of petroleum as per the contract entered with the government. Examine कीजिए the taxability of petroleum silt received by Mr. Kanjilal Adani under the GST law. देखो Mr. Kanjilal Adani के ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। वो एंटर करे इनटू प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे वो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिसमें उनको लाइसेंस मिल जाएगा टू एक्सप्लोर एक्सप्लोइट एंड सेल द पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एलियाबाद ऑयल फील्ड इन लिeu ऑफ रॉयल्टी एंड अ शेयर इन प्रॉफिट पेट्रोलियम। इन द मंथ ऑफ जून में क्या हुआ देन, Kanjilal Adani explored the petroleum reserve at Aliabad oil field. He got a portion of petroleum silt known taxable under GST worth rupees 3 lakh as a part of compensation. This petroleum silt is a part of cost petroleum as per the contract entered with the government. Examine कीजिए the taxability of petroleum silt received by Mr. Kanjilal Adani under the GST law. This is the 4th question. देखो हमें अभी ये रीड करना है। तो जो कॉम्पनसेशन इज रिसीव जो मिल रही है बाय, हाँ नहीं आ रही। देखिए फ्रेंड्स, फर्दर हम ये डिस्कस कर रहे थे 4th वाले में कि जो भी हमारी कॉम्पनसेशन रिसीव है बाय मिस्टर कांजीलाल अडानी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट विच एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। एज पर दिस सर्कुलर, the cost petroleum is not a consideration received by the oil exploration and production contractor for the service provided to government under a product
production sharing contract and thus not taxable as per this. The reason for the same is that the contractor carry करेंगे exploration and production of petroleum for themselves and not as a service to government. They had acquired the right to explore, exploit, and sell petroleum in lieu of royalty and a share in profit petroleum. Consequently, the cost petroleum received by Kanjilal Adani is not taxable under GST. देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, जो भी compensation receive हुई है by Kanjilal Adani in a form of petroleum sold, which is as per the contract with the government of Gujarat, is a part है of cost of petroleum. जो कॉस्ट पेट्रोलियम होता है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं रिसीव इज़ नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव बाय ऑल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड दस नॉट टैक्सेबल. द रीजन फॉर द सेम इज द कॉन्ट्रैक्टर कैरी कर रहा है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर दैम सेल्फ एंड नॉट एज अ सर्विस टू द गवर्नमेंट. दे हैड एक्वायर्ड द राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोइट and sell the petroleum in lieu of royalty and share in a profit petroleum. Consequently, the cost petroleum received by Kanjilal Adani is not taxable नहीं है. Okay. Then आता है हमारा then comes the Angad Private Limited is engaged in the business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of 75,000 to its एम्प्लॉयज़ को वो दे रहा है अपॉन अचीविंग स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट अचीव करने के बदले में. द इंसेंटिव इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंड एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द relevant income tax. Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on incentive paid to the employee. Whether the view taken by Angad Private Limited is correct. देखो सैलरी पे तो GST नहीं लगता है, पर जो इंसेंटिव दिया है जो कि 75,000 का उस पर GST लगेगा, ये हमें बताना है. हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 5th वाला. देखिए हमें ये बोला जा रहा है यस अंगद प्राइवेट लिमिटेड व्यू इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 रीड विथ शेड्यूल 3 ऑफ CGST Act 2017. Service by an employee to employer in a course or in relation to his employment shall not be treated as supply under GST. Further, the amount paid as incentive by Angad Private Limited is not in the nature of gift. अब ये गिफ्ट का नेचर में नहीं है. Thus, it is not covered under Schedule 1. In fact, in the given case, the incentive is a part of salary and is directly linked to the sales target. Therefore, the service provided in course or in relation to employment by the employees for which incentive are given to them and shall not be treated as supply. देखो अगर गिफ्ट होता है इन द नेचर ऑफ गिफ्ट और 50,000 से ज़्यादा होता तो वो अलग केस बन जाता, तो वो उसके एक्सेप्शन में आ जाता. बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं. लाइट ऑफ द अबाउट GST इज़ नॉट लेवेबल ऑन द इंसेंटिव. तो ये सैलरी वाला ही पार्ट है, तो इस पर GST नहीं लगेगा. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट देखिए XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है बेंगलोर में. सप्लाई करिए टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स. तो हम क्या बोल रहे हैं कि XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है इन बेंगलोर में. XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है बेंगलोर में सप्लाई करिए टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट. It has been providing technical service to BA Limited Mumbai since past 2 years. Consideration is settled होगी by BA Limited assignment wise. BA Limited पे करेगा 37 lakh to XYZ consultancy on 10 January for XYZ consultancy agreeing not to provide similar technical service to any other business entity in India or abroad for a period of next 8 years. XYZ consultancy is of the view that 37 lakh is not chargeable to tax under GST law में chargeable नहीं है. You are required to examine कीजिए whether the view taken by XYZ consultancy क्या valid है law में. It may be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to XYZ consultancy in addition to the amount already agreed. देखो XYZ कंसल्टेंसी जो है वो रजिस्टर्ड है. कहाँ? XYZ कंसल्टेंसी जो है वो रजिस्टर्ड है बेंगलोर में. ये सप्लाई कर रहा है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट. XYZ कंसल्टेंसी जो है वो रजिस्टर्ड है बेंगलोर में और वो सप्लाई कर रहा है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस अपने क्लाइंट को. इट हैज़ बिन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस. अब ये क्या है कि टेक्निकल सर्विसेज जो है
Mumbai since past 2 year consideration is settled by BA Limited consignment where BA Limited paid 37 lakh to XYZ consultancy on 10 January for XYZ consulting agreed now to provide similar technical service to any other business entity in India and abroad for a period of XYZ consultancy is of view that 37 lakh is not chargeable to tax under GST। लोग देखो हमें क्या बोला जा रहा है कि XYZ कंसल्टेंसी जो है वो रजिस्टर्ड है बेंगलोर में, सप्लाई कर रहा है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट। इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस टू BA लिमिटेड मुंबई सिंस पास्ट 2 years। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय BA लिमिटेड असाइनमेंट वाइज एग्रीइंग नॉट टू प्रोवाइड सिमिलर टेक्निकल सर्विस। बोल रहा है कि सिमिलर टेक्निकल सर्विस ना दें टू एनी अदर बिजनेस इन इंडिया और अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ इज ऑफ द व्यू दैट 37 इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। देखो वो ऐसा बोल रहा है कि मतलब कोई और सर्विस ना प्रोवाइड वगैरह किया जाए। एंड तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, तो हम बोलते हैं यस अंगद प्राइवेट लिमिटेड व्यू इज़ करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 विद द शेड्यूल 3 ऑफ द CGST सर्विस बाय एन एम्प्लॉय। नहीं हमारा तो ये था ना, ये तो हो गया था, ये हमने पढ़ लिया था ना कि ये सप्लाई नहीं होगा। ओके, इन द गिवन केस XYZ कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट टू BA लिमिटेड अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ 37 lakh शेड्यूल 2 GST dated, therefore the same is liable to tax under law and thus view taken by a consultancy is correct. In consultancy is providing the service of agreeing to the obligation। देखो अगर कोई कंसिडरेशन लेता है तो एग्रीइंग ऑब्लिगेशन, अगर कोई सर्विस लेता है प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू BA लिमिटेड अगेंस्ट द कंसिडरेशन therefore the same is liable है to GST। Yes, Angad Private Limited view is correct। Schedule 3 of CGST service by employee to employee in a course or in relation to his employment shall not be treated as supply। The amount paid as an incentive by Angad Private Limited is not in the nature of gift and thus not covered under Schedule 1। In fact, in the given case, the incentive is a part of salary and directly linked है। Therefore, the service provided in course in relation to employment by the employee for which incentive are given to them shall not be treated as supply। देखो उसके बाद आता है हमारा then comes the 7। 7 में ये बोला है मोक्षा भूमि इंडस्ट्री हैज़र्ड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टोर करी द फिनिश गुड मैन्युफैक्चर by it at a depot located in the state of Gujarat। The deposit is owned by Punya Bhumi Limited, a related person of Moksha Bhumi Industry। Punya Bhumi has not charged any consideration from Moksha Bhumi Industry for uses of depot for storage purpose। Whether the storage of goods permitted by Punya Bhumi Limited to Moksha Industry qualifies as a supply under GST। Moksha Bhumi Industry Hazards उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। इट स्टोर द फिनिश गुड मैन्युफैक्चर बाय इट एट अ डिपोट लोकेटेड इन द, अब वो क्या कर रहा है कि गुड्स को स्टोर वगैरह कर रहा है। द डिपोट इज ओन्ड बाय, अब जो डिपोट है वो किसका, पुण्य भूमि लिमिटेड का एक रिलेटेड पर्सन, जो कि देखो पुण्य ये जो स्टोरेज वाला जगह है ये मोक्षा भूमि इंडस्ट्री का है, जो कि पुण्य भूमि और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। पुण्य भूमि डिपोट इज, पुण्य भूमि का स्टोरेज वाली प्लेस है और मोक्षा भूमि दोनों रिलेटेड। पुण्य भूमि लिमिटेड कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है फॉर यूजेस ऑफ डिपोट फॉर स्टोरेज वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य। देखो अगर रिलेटेड से मिल रहा है तो ये क्वालिफाई है क्या बिना कंसिडरेशन के, तो हाँ ये हमारा शेड्यूल 1 के एक्सेप्शन में आ जाता है फ्रॉम रिलेटेड, तो वो क्वालिफाई तो हो जाता है, तो सप्लाई तो बन जाती है। देखो 7th वाला, As per section 7, when read with schedule 1, supply of goods or service both between related person without consideration when made, दोनों किसके बीच में, between related person without consideration when made in a course and furtherance of business qualify as supply। Thus the storage service which is provided by Punya Bhumi to Moksha Bhumi Industry in course and furtherance of business qualify as supply under GST even though no consideration has been charged for the same। देन आता है हमारा 8th वाला। देखिए 8th वाला क्या है, 8th वाला सिंपली ये बोलता है कि रोप शेयर होल्डिंग लिमिटेड एंड अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है वो एंटर करा इनटू है एग्रीमेंट वेयर सर्टेन सिक्योरिटीज वर टू बी लैंड टू धनधन बैंक अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997। धनधन बैंक शेल पे स्पेसिफाइड लैंडिंग फी अगेंस्ट सच लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी टू इट। एक्सप्लेन कीजिए द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन दी सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। देखो आपको बताना है टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर द सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें हम ये बोला जा रहा है कि जो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है 1997
hereafter referred to as a security lending scheme facility, the lending and borrowing of security. Security are neither covered है in the definition, ना तो वो cover है in the definition of goods, ना ही cover है in the definition of service. Therefore, a transaction in security which involve disposal of security is not a supply in GST and hence not taxable. तो जो हमारा सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है होता है वो फैसिलिटेट करता है लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी ना तो कवर्ड है इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ना ही कवर्ड है इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट अ सप्लाई इन जीएसटी एंड टैक्सेबल नहीं है. However, हमारा जो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है डज नॉट ट्रीट लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. The lending fee charged from the borrower of security has a character of consideration and taxable under GST. Apart from above, the activities of intermediaries facilitating lending and borrowing of security for commission or a fee are also taxable separately and dated this. तो दिस इज़ नॉट टैक्सेबल. देखो हम ये बोल रहे हैं सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम फैसिलिटेट द लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी ना तो कवर्ड है इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ना ही कवर है इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इज़ नॉट अ सप्लाई. वो सप्लाई नहीं. अगर जहाँ ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इज़ नॉट अ सप्लाई इन GST and hence not taxable. However, SLS security lending scheme does not treat lending of security as a disposal of security and therefore is not excluded from the definition of service. The lending fee charged from borrower of security has a character of consideration and is taxable under GST. Apart from this, the activity of intermediary facilitating lending and borrowing of security for commission or fee are also taxable separately and this. अब हमारा आ जाता है 9th वाला. देखिए 9th वाले में क्या है. Krishna Dev is a trader here based in India. Ramakrishna, brother of Krishna Dev, is located in China. Is also engaged in the business of trading of goods. Krishna Dev places an order with the Ramakrishna for procurement of certain goods from local market in China. Before the shipment of goods from China to India, Krishna Dev sold such goods to Cristiano, a trader located in Brazil, and the goods were subsequently shipped from China to Brazil. Comment on the taxability of transaction between Krishna Dev and Cristiano under GST in India. देखो इसमें क्या होता है कि आपने जो है गुड्स बेच दिए फ्रॉम नॉन टैक्सेबल वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर, तो वो उसमें क्या है कि शेड्यूल 3 में फॉल करता है एंड वो उस पर GST नहीं लगता है. ठीक है. द ट्रांजेक्शन बिटवीन कृष्णा देव एंड क्रिस्टियन इज इन द नेचर ऑफ अ मर्चेंट ट्रेडिंग एज पर शेड्यूल 3. ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स. एक मिनट हम चेक कर लेते हैं. रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हो रही है ना. The transaction between Krishna Dev and a Christian is in the nature of a merchant trading as per Schedule 3. Transaction involving sale of goods from a place in a non-taxable territory to another place in a non-taxable. एक place जो कि non-taxable territory to another place in a non-taxable territory. Without such a goods entering into India shall be treated as neither as a supply of goods nor supply of service under GST. Therefore, the transaction between Krishna Dev and a Christian shall not be treated as supply and thus is not leviable to GST. जो भी transaction होगा, the transaction between Krishna Dev and a Christian is in the nature of merchant trading as per Schedule 3. Transaction involving sale of goods from a place in a non-taxable territory to another place in a non-taxable territory without such a goods entering into India shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service under GST. Therefore, the transaction between Krishna Dev and Christian shall not be treated as supply and thus not leviable to GST. अब हमारा आ जाता है 10th वाला. देखिए अब हमारा क्या आ रहा है. मोहनदास इंटरनेशनल एंटर कर रहा है इनटू ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली. मोहनदास इंटरनेशनल, हम क्या बोलते हैं, मोहनदास इंटरनेशनल एंटर कर रहा है एक ट्रांजैक्शन में कि उसे क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली. ड्यू टू फाइनेंशियल इशू मोहनदास इंटरनेशनल वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन अ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. मोहनदास इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स while the goods were in high seas. The agreement further provided that Mohandas International shall purchase back the goods in the future from Radha Krishna Export House. Discuss the taxability of transaction involved under GST. अब हमें बताना है 10th वाले का आंसर. तो इसमें हमें ये बोला जाता है कि एज पर शेड्यूल 3 हाई सी सेल्स ट्रांजेक्शन. ऊपर वाले में क्या था, नॉन टैक्सेबल फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो शेड्यूल 3 में फॉल करके सप्लाई नहीं बनता है. एज पर शेड्यूल 3 हाई सी सेल्स ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, अगर सप्लाई किया जा रहा है ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन shall be treated as neither supply of goods or nor supply of service under GST. Thus, the sale of goods by
Mohandas International to Radhakrishnan Export House in high sea sales shall not be liable to GST. Further, the import duty including, देखो हमें ये बोला जा रहा है इस पर शेड्यूल 3 हाई सी सेल ट्रांजेक्शन. हाई सी सेल ट्रांजेक्शन क्या होता है? डेट इज जहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है गुड्स बाय द कंसाइनी. जहाँ पे क्या हो रहा है? सप्लाई किया जा रहा है गुड्स को, सप्लाई किया जा रहा है बाय द कंसाइनी के द्वारा टू एनी अदर पर्सन, किसी भी और दूसरे पर्सन को, बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption shall not be treated neither as a supply of goods nor supply of service under GST. Thus the sale of goods by Mohandas International to Radhakrishna Export House in high sea sale shall not be liable to GST. नहीं होगा. Further the import duty including IGST shall be payable by, देखिए फर्दर हम क्या बोल रहे हैं? एज पर शेड्यूल 3 हाई सी सेल ट्रांजेक्शन जहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है गुड्स का बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट of title to goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption shall be treated neither as a supply of goods nor as supply of service under GST. Thus the sale of goods by Mohandas International to Radhakrishna Export House in high sea sale shall not be liable to GST. Further, the import duty including IGST shall be payable by Radhakrishna Export House at the time of clearance of good at the port of import. In case of goods are sold back by Radhakrishna Export House to Mohandas International at a subsequent point of time, the same shall be treated as normal domestic sale transaction and GST shall be applicable on the same subject to other. Further, the import duty including IGST shall be payable by Radhakrishnan Export House at the time of clearance of goods. किसने जो है import duty पे की है? Including IGST shall be payable by Radhakrishnan इम्पोर्ट ड्यूटी किसने पे की? राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस ने एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स एट द पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट. इन केस ऑफ गुड्स आर सोल्ड बैक बाय, अगर फ्यूचर में देखो ये एक्सपोर्ट जो ड्यूटी है वो किसने पे की है? राधा कृष्णन एक्सपोर्ट हाउस ने एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड एट द port of import. In case goods are sold back by Radhakrishna Export House to Mohandas International at a subsequent point of time में अगर ऐसा होता है the same shall be treated as normal domestic sale transaction and GST shall be applicable हो जाएगा on the same to other condition. तो उसके टाइम पे तो अगर फर्दर ये ऐसा होता है तो GST वगैरह लग जाएगा. अभी ऊपर वाले केस में क्या हुआ है? शेड्यूल 3 बोलता है हाई सी सेल ट्रांजेक्शन सप्लाई किया है ऑफ गुड्स का बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड, जहाँ बाहर से कहीं थे आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर GST. दस द सेल ऑफ गुड्स बाय मोहनदास इंटरनेशनल टू राधाकृष्णन एक्सपोर्ट हाउस इन हाई सी सेल्स शैल नॉट बी टैक्सेबल लाइबल टू GST. अब हमारा आता है देन कम्स दी 11th वाला. देखिए अब 11th वाले में क्या आएगा? मिस्टर हैप्पी, इसमें हमें बोला जा रहा है मिस्टर हैप्पी एक रजिस्टर्ड है, हैप्पी रजिस्टर्ड है अंडर GST, हैज़ अ ह्यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है विच इज़ लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन इन मुंबई. देखो मिस्टर हैप्पी जो है वो रजिस्टर्ड अंडर GST हैज़ अ ह्यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में. ही हैज़ लेट आउट द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टू मिस्टर पीस फॉर रेजिडेंशियल पर्पज इन अप्रैल. अब वो अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है फॉर रेजिडेंशियल पर्पज इन अप्रैल. मिस्टर पीस रजिस्टर्ड अंडर GST सरेंडर हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सिरीन अनरजिस्टर्ड अंडर GST for a tenancy premium of 10 lakh on 1st June. Mr. Serene has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy right. Moreover, Mr. Serene has agreed to pay a monthly rent of 1 lakh to Mr. Happy from June. You are required to ascertain whether GST is payable on tenancy premium paid by Mr. Serene to Mr. P's, monthly rent paid by Mr. Serene to Mr. Happy for the month of June. देखो हम ये बोल रहे हैं कि मिस्टर हैप्पी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर GST में, और उसकी देखो यहाँ पे हम मार्किंग करते हुए चलते हैं. मिस्टर हैप्पी जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर GST में. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है. एंड फर्दर हम क्या बोल रहे हैं? ही हैज़ आई डोंट हैव. देखिए उसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ही हैज़ लेट आउट, अब उसने फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को लेट आउट किया है तो मिस्टर पीस को और रेजिडेंशियल पर्पस इन अप्रैल. मिस्टर पीस रजिस्टर्ड अंडर GST सरेंडर हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सरीन एंड रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम के लिए फॉर 10 लाख.
Mr. Serene has also paid the applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy right. Moreover, Mr. Serene has agreed to pay a monthly rent of 1 लाख to Mr. Happy from this. You are required to ascertain whether GST is payable on tenancy. प्रीमियम पर GST लगेगा क्या, एंड मंथली रेंट पेड बाय मिस सरीन टू दिस, एंड ये हमें बताना है. देखिए इसको हम कैसे बताएंगे. सर्कुलर दिस क्लैरिफाई दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन टेनेंसी प्रीमियम. हम क्या बोलते हैं कि जो एक्टिविटी है ऑफ टेनेंसी राइट्स की जो एक्टिविटी है ऑफ टेनेंसी, जो एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ, हम क्या बोलते हैं, ये जो एक्टिविटी है द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन टेनेंसी प्रीमियम. Tenancy right, activity of transfer of tenancy right against consideration tenancy premium is squarely covered under supply of service liable to GST. It is a form of lease or renting of property, and such activity is specifically declared to be service in Schedule 2. Any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. Although stamp duty and registration charges have been levied on such a transfer of tenancy right, it shall be subject to GST. Merely because the transaction supply involve execution of document which may require registration and payment of registration fee and stamp duty would not preclude from the scope of supply and from payment of GST. The transfer of tenancy right cannot be treated as sale. अगर आपने ट्रांसफ़र कर लिया टेनेंसी राइट, उसे हम नहीं मानेंगे एज अ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग. दस it is a known supply under GST, and consequently consideration for the said activity shall attract levy of GST. Service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against consideration in form of portion of tenancy premium is liable to GST. In the given case, tenancy premium of 10 lakh received by Mr. Peace for surrendering his tenancy right to Mr. Serene is liable to GST. The circular further clarified that since renting of residential dwelling for use as a residence to unregistered person is exempt. सर्कुलर क्या बोल रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है दैट सिंस रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ एज अ रेजिडेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंटिंग हो रहा है ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ एज अ रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो वो एग्जाम्प्ट होता है. ग्रांट ऑफ टेनेंसी राइट इन अ रेजिडेंशियल dwelling फॉर यूज एज अ रेजिडेंट dwelling अगेंस्ट अ टेनेंसी प्रीमियम और पीरियडिक रेंट और बोथ टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जाम्प्ट. Consequently, monthly rent of 1 lakh which is received by Mr. Happy to Mr. Serene is exempt. जो एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन, हम क्या बोलते हैं कि जो एक्टिविटी है क्लैरिफाई दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन टेनेंसी प्रीमियम इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर supply of service is liable to GST. It is a form of lease and renting of property, and such activities is specifically declared to a service in a Schedule 2. Any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. Although stamp duty and registration charges have been levied on such transfer of tenancy right, it shall be still subject to GST merely because the transaction supply involve execution of document which may require registration, and a payment of registration fee and stamp duty would not preclude from the scope of supply. The transfer of tenancy right cannot be treated as a sale of land and building in Schedule 3. Thus it is known supply. तो ये थोड़ा सा हमें टेनेंसी का प्रोविज़न और देखना पड़ेगा. रिकॉर्डिंग थोड़ा क्लैरिटी नहीं है इस पर मुझे. एंड देन आता है हमारा रुद्राक्ष कपूर, ऑनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर. द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच a donation and wrote donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his father on the door of the room कंस्ट्रक्टेड. एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड. देखो ये नेचर है गिफ्ट का, फिलेंथ्रोपिक पर्पज़ है, तो ये तो इसमें तो जो है GST नहीं लगेगा. और उसके बाद इन द अबाउ इफ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल हैड रिटन ऑन द डोर द रूम ऑन द मनी रुद्राक्ष कपूर इन द स्कूल डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस. ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया, फिलेंथ्रोपिक पर्पज़ नहीं है, तो वुड बी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी, ये सप्लाई बन जाएगी और ये तो सप्लाई बन जाएगी, एंड दिस विल बी नॉट अ सप्लाई. तो ये चलेगा, बट हमें इसके लिखने का तरीका पैटर्न आना ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी है. गिफ्ट और डोनेशन इज़ मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. Payment has a character. Gift or donation is made to charitable organization. Payment has a character of gift or donation and purpose is philanthropic. और पर्पज़ क्या होगा, philanthropic. तो हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट और डोनेशन इज़ मेड. गिफ्ट और डोनेशन इज़ मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. पेमेंट हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ, पेमेंट जो है उसमें क्या हो, पेमेंट हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन. गिफ्ट और डोनेशन इज़ मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पे गिफ्ट और डोनेशन जो है वो किस लिए हुआ हो, गिफ्ट और डोनेशन इज़ मेड. Gift or donation is made to a charitable organization where the payment has a character of a gift
Where the payment as a character of gift and donation and purpose is philanthropic, it leads to no commercial gain and not advertisement. Purpose जो है वो philanthropic है, not a commercial gain and not advertisement. तो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे. देखिए अब हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं. सर्कुलर डेटेड दिस हैज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ डोनेशन विच इज़ रिसीव बाय charitable institution, when the name of the donor is displayed in recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and a public recognition of donor's act of philanthropy, and is not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising and promotion of his business, when the name of the donor is displayed in the recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donor's act of philanthropy, and is not at giving purpose philanthropy होना चाहिए. पर्पस हम क्या बोलते हैं, पर्पस क्या होना चाहिए, philanthropy, and is not aimed at giving publicity to the donor in such a manner that it would be an advertising or promotion of his business, that it can be said that there is no supply of service for consideration in form of donation. Donation received by charitable organization are treated as consideration only if there exists quid pro quo. There is an obligation as a part of recipient of a donation and gift to do anything, supply as a service. The GST is not liable where all the following 3 कंडीशन है कि गिफ्ट और डोनेशन इज जो है इज मेड. गिफ्ट और डोनेशन आप किसको दे रहे हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो. पेमेंट हैज़ अ कैरेक्टर है गिफ्ट एंड डोनेशन, एंड पर्पस फिलेंथ्रोपिक है, नॉट अ कमर्शियल गेन एंड नॉट एडवर्टीजमेंट. In the backdrop of the above discussion, in the given case, the way the name of रुद्राक्ष कपूर is displayed on the जो displayed हुआ है on the door of the room constructed in the social run by Divya Prakash Charitable Trust, it is an expression of gratitude and the public recognition of Rudraksh act of philanthropy, and is not aimed at advertising and promotion his business. There is no reference mention of his publishing house which otherwise would have got advertised. Thus the money donated by Rudraksh Kapoor is not leviable to GST. Second case में क्या है, not leviable to GST under first case. In the second case, since the name of Rudraksh Publishing House has been displayed on the door of the room constructed in the school run by Divya Prakash Charitable Trust, it might be aimed at advertising and promoting his business. There is a direct mention of his publishing house which is being advertised. In such a case, it is a supply of service by Divya Prakash Charitable Trust for consideration received in the form of donation. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. देखिए, Miss Kajal, a registered supplier है of Jaipur, Rajasthan, has made the following supplies in the month of January. Supply किया जा रहा है लैपटॉप along with a laptop bag to a customer of Mumbai, 55,000 exclusive. अब देखो, अब यहाँ सप्लाई किया जा रहा है विद लैपटॉप. लैपटॉप प्रिंसिपल सप्लाई है तो कितना 18% आ जाएगा. देखो हम यहीं पे लिखते हुए चलते हैं, इस पे लग जाएगा हमारा 18% फर्स्ट वाले पे. फिर सप्लाई ऑफ 10,000 एट 50 ईच अमाउंटिंग 5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST टू फैंसी स्टोर इन कोटा. ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सॉप, 1 हेयर कॉम. 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सॉप, 1 हेयर कॉम. सबसे हाईएस्ट कितना है, 28% दिख रहा है. ब्यूटी सॉप भी है तो इस पे हमारा लग जाएगा 28%. उसके बाद 100 किट आर गिवन एज अ फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर. फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ मिस्टर काजल. ईच गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल. दिस एंड ITC हैज़ नॉट बीन टेकन. अब गिफ्ट है तो ये सप्लाई नहीं होगा, ठीक है. फ्री गिफ्ट. फ्री इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू आवर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हिज सन मैरिज फंक्शन इन इंदौर. कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज 80,000. इवेंट मैनेजमेंट सर्विस पे कितना लग जाएगा, 5%. 1,400 chairs and 100 cooler hired out to function garden Ajmer, Rajasthan, including transportation of chair cooler 12%. इस पर हमारा 12% लगना चाहिए. एक बार हम चेक कर लेते हैं 13 वाले में क्या हो रहा है. देखो ये हमारा 12% है, ये 5% है, इस पर नील है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है. अब हमें लिखने का पैटर्न आना चाहिए और ये भी सही है. 18% ही था ना, हमने भी तो यही बताया था.
18, 28, 5, 12। देखिए इसमें है सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग विथ अलॉन्ग विद द लैपटॉप टू मुंबई कस्टमर बिंग नेचुरली बंडल. Supply of laptop bag along with the laptop is a composite supply which is treated as a supply of principal supply laptop in terms of 8A. Accordingly, the rate of principal laptop will be charged. Supply of kits to Ram Fancy Store. It is a mixed supply and is treated as supply of that particular supply which attracts the highest tax rate beauty shop in terms of section 8B. फिर फ्री गिफ्ट टू कस्टमर, ये देखो कैन नॉट बी से कंसिडर ही नहीं किया जाता है एज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7. फ्री गिफ्ट टू कस्टमर को सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाता है विद शेड्यूल 1 एज अ गिफ्ट आर गिवन टू अनरिलेटेड कस्टमर विदाउट कंसिडरेशन. फ्री गिफ्ट टू कस्टमर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 विद शेड्यूल 1 एज अ गिफ्ट आर गिवन टू अनरिलेटेड कस्टमर. क्योंकि एक तो आपने क्या किया है, अनरिलेटेड कस्टमर्स को दिया है, बिना कंसिडरेशन के तो सप्लाई नहीं है. Event management service which is provided free of cost to her brother who is also related person for his son marriage. Thus, said service shall be fall within the purview of Schedule 1 and shall be treated as a supply even if made without consideration. Since it is an individual supply, it will be taxed at the rate applicable on the said service. Chairs and cooler hired out to function garden. Transportation service provided by Ms. Kajal are exempt. However, since chair and cooler are hired out along with their transportation, it is a case of composite supply where the principal supply is hiring out of chairs and cooler. Accordingly, transportation service will be taxed at the rate applicable for renting of chairs and cooler. As per section 2 subsection 30, composite supply means a supply which is made by taxable person to recipient consisting of 2 or more taxable supplies. Since in a point this, it is possible to take a view that it is not a case of composite supply. In that case, the two services will be treated as independent and taxed accordingly. In view N.5, service of hiring of chairs and coolers is taxable while transportation service is exempt. It is possible to take a view that this is not a composite supply. Okay. उसके बाद हम लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला है. Chandragupta Maurya is an artist who make contemporary painting. He is registered in the state of Kolkata. Chandragupta Maurya opinion Dhruv Kumar to auction his painting in Maharashtra. Dhruv Kumar arrange for auction and identify the potential bidder. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supply of the painting is issued by Dhruv Kumar on behalf of Chandragupta Maurya, but in his own name, and the painting is delivered. तो ये किस में आ जाएगा, in his own name, तो शेड्यूल 1 में आ जाएगा. Examine whether Dhruv Kumar can be considered as an agent of Chandragupta Maurya under para 3 of schedule 1 in his own name. क्या वो पैरा 3(1) के अंदर वाला एजेंट आएगा. तो एन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन क्वालिफाई सप्लाई अंडर GST ओनली इफ इट इज़ अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन इन अ कोर्स इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हाउएवर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज इशू बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम. शेड्यूल 1 में क्वालिफाई कर जाएगा. So provide that where the invoice for further supply of goods is being issued by the agent in his own name, then any provision of goods from the principal to the agent would fall within the fold of para 3 of schedule 1. In the given case, Dhruv Kumar is not merely providing auctioneering service to Chandragupta Maurya but also supplying the painting on the behalf of Chandragupta Maurya to the successful bidder and has a authority to transfer the title of the painting on behalf of Chandragupta Maurya. Dhruv Kumar issued the invoice in his own name for supply of the painting on behalf of Chandragupta Maurya. Thus, Dhruv Kumar can be considered as an agent of Chandragupta Maurya under para 3 of schedule 1. तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है. देखिए हमारा इसमें जो सप्लाई है इसमें तो यही है सिंपली. अब बीच के ये ज़रूर है कि हमने बीच के जो छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस है वो कवर नहीं किए और वो कवर करना आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली इस मोमेंट पे पॉसिबल है मेरे लिए भी. तो हमने ओनली TYQ ही कवर किए हैं. फर्दर हम जो चैप्टर है जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स है उसमें तो कवर करने ही वाले हैं ITC में, बट इसमें तो नहीं हो पाएगा.